प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने RSCAT एग्ज़ाम से संबंधित 35 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, 35 MCQs आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज की इस क्लास के अंदर ऐड किए गए हैं। तो अभी इससे पहले भी अपने काफ़ी सारी क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। उनके अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मिलने वाले हैं, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू जो क्लास है आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहने वाला है, MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है। MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है? ओरिएंटेशन से है, पृष्ठ आकार है, मार्जिन है, इक्वेशन है। तो आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में जरूर से बताना है, तो ताकि आपको अपनी जो तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है कि गटर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्जिन, यानी गटर क्या है? एक प्रकार का मार्जिन होता है। और MS वर्ड में जो मार्जिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। और मार्जिन किसको कहा जाता है? पेज के चारों तरफ लिखते टाइम जो अपने स्पेस छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्जिन गटर किससे संबंधित है? मार्जिन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। ईमेल क्लाइंट के अंदर इनबॉक्स क्या है? तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए कि ईमेल क्लाइंट के अंदर जो इनबॉक्स है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है। बी नंबर ऑप्शन है वह स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन है वह स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है। और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनबॉक्स क्या होता है? जहां पर यानी प्राप्त किए गए मेल को रखा जाता है, यानी वह स्थान इनबॉक्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS एक्सेल 2010 के किस फीचर का उपयोग किया जाता है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो अपने किस फीचर का उपयोग कर सकते हैं? शॉर्टिंग का, रैप टेक्स्ट का, फिल्टरिंग का, या फिर रेफरेंसिंग का। तो किसका प्रयोग अपने कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्टर, यानी अपने फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान विकल्प प्रोजेक्ट को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। यानी अगर आप लैपटॉप स्क्रीन पर अलग चीज़ और प्रोजेक्टर पर अलग स्क्रीन दिखाना चाहते हो तो उसके लिए अपने कौन से विकल्प का यूज करेंगे? केवल पीसी स्क्रीन है, डुप्लीकेट है, एक्सटेंडेड है, या केवल सेकंड स्क्रीन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्सटेंडेड, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेंडेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटाबेस। आप यह जानना चाहते हैं कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। आप किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे? यानी आपके पास अगर छात्रों के नाम है, संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटाबेस है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से विद्यार्थियों ने 90 अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके लिए अपने कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो मैक्स है, मिन है, काउंट इफ है, या फिर सम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काउंट इफ, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा उसके क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपने, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कानून है जो साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय IT अधिनियम। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग RSCAT एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय IT अधिनियम 2000।
नेक्स्ट है विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है। यानी विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता है जो उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है। तो कैलकुलेटर है, मैथ इनपुट पैनल है, स्निपिंग टूल है, कमांड प्रमोट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्निपिंग टूल। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है BIOS का पूर्ण रूप क्या है। BIOS का पूर्ण रूप आपका क्या है, तो ये आपको बताना है। बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बाइनरी 10 सिस्टम है या फिर बेसिक 10 सिस्टम है। तो BIOS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बायोस क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि अपने रोम से संबंधित होता है, यानी रीड ओनली मेमोरी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें। MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलना है, बस हाइपरलिंक पर क्लिक करना है, Alt कुंजी दबाकर फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है, शिफ्ट कुंजी दबाकर फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल कुंजी दबाकर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। तो अगर आप हाइपरलिंक को रन करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल कुंजी दबाकर फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय दस्तावेजों का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। सक्रिय दस्तावेजों का फाइल नाम जो है वो कहाँ प्रदर्शित होता है, टाइटल बार पर, मेन्यू बार पर, टास्क बार पर या फिर स्टेटस बार पर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सक्रिय दस्तावेजों का जो फाइल नाम है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है, तो टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP का फुल फॉर्म क्या है। IP की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है, इंटरनेट प्रोटेक्शन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है या फिर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। तो IP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपको फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है। यानी कौन सा, यानी एक प्रकार है जो वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में आता है। ऑप्टिकल फाइबर है, RFID है, ब्लूटूथ है या फिर GPS है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा GPS, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और GPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। GPS की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है, टाइटल बार का है, टास्क बार का है, स्क्रॉल बार का है या फिर क्विक एक्सेस टूल बार का है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्विक एक्सेस टूल बार। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट क्या है। ईमेल अटैचमेंट क्या है, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद है, ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्रामों द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज है, एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट कर देता है, या CC या BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या है, तो अगर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में से अगर किसी फाइल को सेंड करना है तो उसके लिए अपने काम में लेते हैं, तो एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित एक अलग दस्तावेज होता है, यानी अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम में सेव किया हुआ दस्तावेज, जैसे कोई PDF है, वर्ड फाइल है या फिर कोई एक्सेल शीट अगर आपने सेंड करनी है तो उसके लिए अपने ईमेल अटैचमेंट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है, हॉट स्वैपिंग कहलाता है, प्लग एंड प्ले कहलाता है, बेस स्वैप कहलाता है, USB स्वैपिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉट स्वैपिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है, हॉट स्वैपिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है खालिस्तान में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। यानी किसके अंदर अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं? तो सीपीयू है, रोम है, रैम है या फिर आरएएमए है। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रैम एक यानी अस्थिर चिप होती है, इसके अंदर अपने जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो यानी स्थायी रूप से स्टोर नहीं होता है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है? ईमेल पते से, स्ट्रीट पते से, आईपी पते से या फिर डिस्पैच नंबर से। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है? तो आईपी पते से की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह है। एक वेबसाइट किसका एक संग्रह है? वेब पृष्ठ का है, प्रोग्राम्स का है, ग्राफिक्स का है या फिर टैब का है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब पृष्ठ। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो यानी एक कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर को सर्ज सुरक्षा प्रदान भी करता है और जब लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है? तो कौन सा है? बैटरी स्ट्रिप है, यूपीएस है, सर्ज स्ट्रिप है या फिर यूएसबी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूपीएस। यूपीएस जो है यानी कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूपीएस। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। यानी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो कौन सी है? तो ये आपको बताना है। amazon.in है, फेसबुक है, राज ई वॉलेट है या फिर ई बाजार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? तो ई बाजार है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण कौन से हैं भी? ये जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण कौन से हैं? तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के वैध उदाहरण कौन से हैं? गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टोर करना है, कॉपी करना है, बर्न करना है या फिर पेस्ट करना है। तो फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बर्न करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीडी में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? बर्निंग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है या फिर प्रिंटर है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कैनर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, खालिस्तान चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। यानी कौन से चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है? केवल अंतर यह है कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो बार है, पाई है, एक्स वाई स्केटर है या फिर डोनट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बार चार्ट, यानी बार चार्ट को क्या है, यानी एक कॉलम चार्ट के समान ही होता है और इसमें क्या होता है, क्षैतिज रेखाओं को यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं के उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव क्या है? यानी स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव क्या है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने सपोज ABC लिखा हुआ है, अगर इसके
बिल्कुल बीच में अगर अपने को लाइन इस तरीके से सिंगल लाइन को ड्रॉ करना है तो अपने स्ट्राइक थ्रू यानी यूज करते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू की यानी इसके अंदर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खालिस्तान डोमेन नाम उदाहरण के लिए www.vmou.ac.in को आईपी पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। यानी डोमेन नाम को आईपी पते के अंदर कौन सा अनुवाद करता है, तो यह आपने बताना है। ओसीआर है, डीएनएस है, मोडम है या फिर एमएस ऑफिस है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। कई बार एग्जाम में डीएनएस की फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है, तो डीएनएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डोमेन नेम सर्वर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आप एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। यानी आप एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में पेज को कैसे स्विच कर सकते हैं, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके, मार्जिन शॉर्टकट का उपयोग करके, साइज शॉर्टकट का उपयोग करके, कॉलम शॉर्टकट का उपयोग करके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का प्रयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। यानी आप ये कैसा पता लगा सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट जिसको आपने अभी सर्च किया है वो यानी सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउजर विंडो में पैडलॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTP जरूर देखना चाहिए। यानी ब्राउजर विंडो के शुरुआत में पैडलॉक का चिन्ह होना चाहिए और शुरुआत में HTTP प्रोटोकॉल का यानी यूज किया हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वार्म्स है। वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और वार्म्स हो गया, यानी ये क्या है, तो इसके अंदर आपका यानी ये क्या होते हैं, साइबर अटैक इनको बोला जाता है। ये क्या होते हैं, साइबर खतरे होते हैं, साइबर अटैक होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। यानी किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। तो इनपुट उपकरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है या फिर स्टोरेज उपकरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 16 होते हैं। तो आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं, तो टोटल 12 डिजिट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। यानी अगर आपने कोई भी स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है और उसकी नकल बनाने के लिए अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल डी का, कंट्रोल एस का, कंट्रोल सी का या फिर कंट्रोल वी का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यानी जो भी सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके पूरे स्तंभ यानी कॉलम को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का आपने यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का है। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए अपने कंट्रोल प्लस स्पेस बार का आपने यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। यानी एमएस एक्सेल की इसमें बात कर रहा है। एमएस एक्सेल के अंदर अगर अपने सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस एस का, कंट्रोल प्लस ओ का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का और कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का अपने प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, यानी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा .docx है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सटेंशन नेम की अगर अपने बात करें, इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि अगर आपसे 2003 या उससे पहले का एक्सटेंशन नेम पूछे तो .doc होता है, और अगर आपसे 2007 से लेकर 2019 तक का पूछे तो क्या होता है, .docx होता है। यानी इस प्रकार से 2003 या उससे पहले का एक्सटेंशन नेम पूछे तो .doc होता है, और यही 2007 से लेकर 2019 का अगर पूछे तो .docx होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।